हेलो एवरीवन, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, और आज मैं आपके लिए उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए, चैप्टर बड़ा है, इसलिए मैं कोशिश करूँगी स्मॉल वीडियोज़ में आपके लिए ज़्यादा कंटेंट लेकर आऊँ ताकि हम अच्छे से समझ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले देयर इज़ समथिंग अबाउट मी। आई एम आयुषी कसेरा. I have completed BCom Honors from University of Delhi and B.Ed from Dr. B.R. Ambedkar University, Agra. And currently I am pursuing MCom from IGNOU and I have cleared both the levels of CTET and UPTET as well. तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए, इसमें हम समझेंगे सबसे पहले कि जो टर्म स्टैटिस्टिक है वो कहाँ से डेराइव किया गया है। तो इसका जो डेरिवेशन है वो माना जाता है कि अलग अलग लैंग्वेजेस से डेराइव किया गया है इसको, और उसको ट्रेस किया जा सकता है। वो 4 अलग अलग लैंग्वेजेस हैं: लैटिन, इटालियन, जर्मन और ग्रीक। तो देखिए, लैटिन के स्टेटस वर्ड से इसको डेराइव किया गया है, इटालियन लैंग्वेज के स्टैटिस्टा वर्ड से, जर्मन लैंग्वेज के स्टैटिस्टिक वर्ड से और ग्रीक लैंग्वेज के स्टैटिस्टिक वर्ड से इसको डेराइव किया गया है। तो देखिए, लेकिन कॉमन बात सभी में यह है कि इन सभी का मीनिंग जो है सेम है, अ पॉलिटिकल स्टेट। वर्ड अलग अलग है, लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, लेकिन मीनिंग सभी वर्ड्स का सेम है, अ पॉलिटिकल स्टेट। अब देखिए, यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेट क्यों यूज़ किया गया है। तो देखिए, जनरली जो स्टैटिस्टिक वर्ड है उसको क्यों यूज़ किया जाता है कि स्पेसिफिकली डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया, इसी के लिए यूज़ किया जाता है ना, कि जब डाटा कलेक्शन की बात आती है तो स्टैटिस्टिक वर्ड का यूज़ किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल वर्ड का भी अपना मीनिंग है कि इस वजह से पॉलिटिकल स्टेट वर्ड यहाँ पे लाया गया है, क्योंकि मेनली जो डाटा कलेक्टेड होता है वो पॉलिटिकल पावर्स जो कि गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ही यूज़ की जाती हैं। इस वजह से जो टर्म स्टैटिस्टिक है उसका मीनिंग यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेट है। ओके, तो इन लैंग्वेजेस में इनका ये मीनिंग है वर्ड्स का, और उसको यहाँ यूज़ किया गया है। तो हमने समझ लिया कि डेरिवेशन जो है टर्म स्टैटिस्टिक का कहाँ से हुआ है और इसका मीनिंग क्या है। तो आइए हम इसको स्टैटिस्टिक की मीनिंग को और अच्छे से समझते हैं। वैसे तो देखिए, स्टैटिस्टिक वर्ड का हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग मीनिंग होता है, लेकिन जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कॉमन मीनिंग क्या है वो हम देख लेते हैं। देखिए, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स अब हम समझेंगे। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या है। देखिए, प्रिसाइज मैनर में स्टैटिस्टिक्स को समझा पाना मुश्किल है। मीन्स कि शॉर्ट टर्म्स में आप शॉर्ट लैंग्वेज में समझाना स्टैटिस्टिक्स को मुश्किल है। इसके डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने अपने डिफरेंट सेंस में इसको टाइम टू टाइम डिफ़ाइन किया है। उनके अलग अलग उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है और अलग अलग इसको समझाया है, लेकिन कॉमनली ये 2 सेंस में इसका मीनिंग जो है हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, और वो 2 सेंस हैं: इन प्लूरल सेंस, इन सिंगुलर सेंस। तो देखिए, प्लूरल सेंस में इसका मीनिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट, मतलब कि न्यूमेरिकल डाटा का कलेक्शन। तो क्या कहलाएगा? प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग है। और सिंगुलर सेंस में ये डील करता है कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ये एक मैनर की तरह, मतलब ये एक प्रोसेस है सिंगुलर सेंस में इसका मीनिंग, कि कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किसी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का, या फिर कह लें कि न्यूमेरिकल डाटा का ही कलेक्शन से लेकर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन तक का प्रोसेस जो है सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया गया है। अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स एज न्यूमरल सेट ऑफ डाटा मीन्स कि स्टैटिस्टिक्स को हम प्लूरल सेंस में समझेंगे, तो प्लूरल सेंस का दूसरा नाम न्यूमरल सेट ऑफ डाटा भी है। तो इसको हम समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल सेंस में क्या मीनिंग है। देखिए, डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है लेकिन बहुत ईजी है। इन प्लूरल सेंस, स्टैटिस्टिक्स इज द अग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेज, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, accurately enumerated and estimated, collected in a systematic manner or predetermined purpose, placed in relation to each other। मीन्स कि प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का क्या मीनिंग है? ये अग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, बहुत सारे फैक्टर्स इसको अफेक्ट करती हैं, न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाएगा, एक्यूरेटली इन्यूमरेटेड एंड एस्टिमेटेड, सही तरीके से उसको इन्यूमरेट और एस्टिमेट करना है। देखिए, इन्यूमरेट और एस्टिमेट 2 अलग अलग टर्म्स हैं। एस्टिमेट मीन्स अंदाज़ा लगाना, जब
जब बहुत बड़े लेवल पर बात होती है, मीन्स कि स्टैटिस्टिक्स को बेसिकली बहुत बड़े लेवल पर ही यूज़ किया जाता है, छोटे लेवल पर भी किया जाता है, लेकिन इसका जो ज़्यादातर जो है बड़े लेवल पर बात की जाती है, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर। तो इसको मोस्टली एस्टिमेट किया जाएगा, पॉसिबल नहीं है कि इसको हम बिल्कुल एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर सकें उसके फिगर्स और फैक्ट्स को। और इन्यूमरेट मतलब कि एग्जैक्ट फिगर में, कहीं कहीं जो है एग्जैक्टली भी जो है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और कहीं अंदाज़ा से भी काम चलाया जाता है। कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर में उसको कलेक्ट किया जाता है, एक प्रॉपर मैनर होगा। ऐसे नहीं है कि हम पहले जो है कुछ भी मैनर में उसको रिकॉर्ड कर लें। तो क्या होगा, अगर सिस्टमेटिक मैनर नहीं है तो डाटा इफेक्टिव नहीं होगा और रिलायबल नहीं होगा। मैनर फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस, पहले से डिटरमाइन किए गए पर्पस के लिए ही हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। हमारा पर्पस जो है पहले से ही डिटरमाइंड होना चाहिए। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, एक जो उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनका एक दूसरे से रिलेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल डाटा ऑफ अग्रीगेट परसेंटेज ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट, क्लास 11 के स्टूडेंट्स का अग्रीगेट परसेंटेज का डाटा। तो ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स है कि पूरी क्लास के स्टूडेंट का अग्रीगेट परसेंटेज का डाटा। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम समझ लेंगे जिससे हमारी डेफिनेशन और भी क्लियर हो जाएगी। अग्रीगेट ऑफ फैक्ट, अग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मीन्स कि ये अग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, मतलब इट मीन्स दैट द डाटा मस्ट बी सम टोटल ऑफ फैक्ट, बहुत सारे फैक्ट्स से मिलकर ये डाटा बनेगा। सिंगल फिगर कांट बी स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ अ चाइल्ड, सिंगल चाइल्ड ऑफ अ क्लास कांट बी स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि एक क्लास के किसी सिंगल चाइल्ड के की हाइट आपको दे दी जाए तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकती। बहुत सारे फैक्ट्स मिलकर स्टैटिस्टिक्स को बताते हैं। वेयर एज दैट ऑफ मेनी चाइल्ड इज स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारे पूरी क्लास के बच्चों की हाइट जो है वो स्टैटिस्टिक्स हो सकती है। लेकिन बात जब अगर एक सिंगल फिगर अगर एवरेज को रिप्रेजेंट करे किसी ग्रुप के या फिर सम टोटल को रिप्रेजेंट करे तो वो स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, क्योंकि वो भी बहुत सारे फिगर से मिलकर बना है, इस वजह से वो स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, लेकिन एक सिंगल फिगर नहीं हो सकता। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, जो डाटा है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाएगा, मतलब कि न्यूमेरिकल की टर्म्स में होना चाहिए। डाटा मस्ट बी इन न्यूमरल फिगर, वी कांट जज, कंपेयर और इंटरप्रेट द क्वालिटेटिव फैक्ट्स लाइक इंटेलिजेंसी, ब्यूटी, टैलेंट। किसी के हम इंटेलिजेंसी, ब्यूटी या टैलेंट, किसी की इन सब क्वालिटेटिव फैक्ट्स को हम जब तक कि वो न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस ना किए जाएँ तब तक हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक क्लास में दो बच्चे हैं और दोनों ही दो अलग अलग टीचर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट है, तो वो आपस में बहस करते रह जाएंगे कि वो इंटेलिजेंट है और वो इंटेलिजेंट है। जब तक कि हम उनके मार्क्स को नहीं देखेंगे, उन पर नज़र नहीं डालेंगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो स्टैटिस्टिक्स हैं। तो अफेक्टेड बाय मल्टीपल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स को। एनी डाटा रिप्रेजेंटेड अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर, और हम उन फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल द मोर्टेलिटी रेट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इज़ वेरी हाई, किसी एरिया का जो है जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है बहुत हाई गया है, कि वहाँ पर बच्चों के छोटे शिशु, नवजात शिशु के मरने की दर बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें हो सकते हैं। तो उनकी वजह से वो ज़रूर उन्हीं की वजह से वो इतना हाई गया होगा, एक दो फैक्टर्स की वजह से ऐसा नहीं होगा। डाटा मस्ट बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, जो डाटा है उसमें एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अकाउंट्स और मैथ्स की तरह नहीं हो सकती है, एक रीजनेबल लेवल तक भी इसको देखा जाएगा। डाटा मस्ट बी कलेक्टेड विथ प्री डिटरमाइंड पर्पस, जो डाटा है हम पहले से पर्पस हमारा डिसाइडेड होना चाहिए, तभी हमारा डाटा जो है बहुत रिलायबल होगा और अच्छा होगा, अदरवाइज़ हमारा सारा एफर्ट जो है बेकार चला जाएगा। डाटा मस्ट बी इन सिस्टमेटिक ऑर्डर, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में होना चाहिए कि मैं अगर किसी क्लास का कोई सर्वे करने जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे सबके पहले नाम लिखे होने चाहिए। तब अगर मैं उनका मार्क्स के ऊपर कोई ऐसा सर्वे कर रही हूँ या फिर कुछ भी करना चाहती हूँ ऑब्जर्वेशन, तो पहले उनकी क्लास, एज वगैरह ये सब लिखूँगी मैं, फिर उनके मार्क्स वगैरह लिखूँगी। ऐसा नहीं है कि पहले मैं मार्क्स उतार लूँ फिर नाम लिखने बैठ जाऊँ, तो क्या होगा, मुझे भी कन्फ्यूज़न होगा, मेरा डाटा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा डाटा रिलायबल नहीं होगा। डाटा शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, जो डाटा है वो एक कंपैरिजन के पर्पस से ही रिकॉर्ड किया जाता है बेसिकली, और जो डाटा है होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब कि सेम काइंड ऑफ डाटा को हम रिकॉर्ड करेंगे एक साथ। ऐसा नहीं है कि हम किसी की हाइट को, किसी स्टूडेंट की हाइट को किसी की वेट से कंपेयर कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हमने रेशियोज़ में भी पढ़ा था और वही चीज़ यहाँ स्टैटिस्टिक्स में अप्लाई होती है।
तो ये हमने समझा था स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। अब हम समझते हैं स्टैटिस्टिक्स एज मेथड मीन्स इन सिंगुलर सेंस। अब सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का क्या मीनिंग है? स्टैटिस्टिक इन सिंगुलर सेंस इज डिफाइंड एज अ मेथड विच डील विद द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। ये एक मेथड है जो कि किससे, डाटा की प्रोसेसिंग से डील करता है, दैट इज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इसमें ये 4 स्टेप्स दे रखे हैं, इनको हम और अच्छे से इन कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू समझ लेते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा, अब देखिए डाटा को कलेक्ट करना सबसे पहला स्टेप है स्टैटिस्टिकल मेथड में, डाटा को कलेक्ट करना। अब कलेक्ट करने के लिए वेरियस मेथड्स हैं, वो हमारे पास अवेलेबल हैं। वो डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल है, जो भी उस डाटा को ऑब्जर्व करने गया है, रिकॉर्ड करने गया है, वो क्या चूज़ करता है और उसका उद्देश्य क्या है उस डाटा को रिकॉर्ड करने का। उस स्टैटिस्टिकल मेथड से वो क्या इन्फ्रेंस निकालना चाहता है उस पर डिपेंड करता है। देखिए डाटा कलेक्ट करने के बाद दूसरा स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। जब हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसको एक प्रॉपर मैनर में ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको एडिट करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, तो इससे हमारा आगे का प्रोसेस और भी ईजी हो जाएगा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, अब जब डाटा को हमने ऑर्गेनाइज भी कर लिया, तो अब उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे या तो टेक्स्ट की या टेबल की या ग्राफ्स की फॉर्म में। तो टेबल और ग्राफ्स की फॉर्म से और भी ज़्यादा हमारा डाटा अट्रैक्टिव हो जाता है, तो इसको हम कंपेयर करने में और स्टडी करने में और इजी हो जाता है। एनालिसिस ऑफ डाटा, जब हमने डाटा प्रेजेंट भी कर दिया, अब उससे एनालाइज करेंगे कैसे, सेंट्रल टेंडेंसी जो कि आपने पहले पढ़ी रखा है, डिस्पर्जन मेजर, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब आप अब नेक्स्ट यूनिट्स में पढ़ेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, जब ये भी कर दिया उसके बाद हम इंटरप्रेट करेंगे, मीन्स की द लास्ट स्टेप इन स्टैटिस्टिकल मेथड विच इन्वॉल्व स्टैटिस्टिकल थिंकिंग, स्किल एंड एक्सपीरियंस, ड्राइंग इन्फरेंस फ्रॉम डाटा, एनालाइजिंग डाटा। मीन्स कि इससे हम इसके बाद का प्रोसेस होता है कि हमारा क्या इन्फ्रेंस निकलना है डाटा से, एनालाइज करेंगे। जैसे कि हमने स्टडी कर ली, किसी की डिस्पर्जन कर लिया। डिस्पर्जन क्या होता है? डिफरेंस होता है जो मतलब सेंट्रल टेंडेंसी और एक्चुअल फिगर्स में, तो उसमें हम ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि क्या किस वजह से कितना डिफरेंस है, ये सब चीज़ें, और आप आगे अच्छे से समझेंगे। देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, तो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि ये आगे भी कई जगह आएगा, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द वेरिएबल्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल वैल्यूज इज टर्म्ड एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। जिन वेरिएबल्स को हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहलाते हैं। जैसे किसी बच्चे के मार्क्स, स्टूडेंट्स के मार्क्स, नंबर ऑफ लिटरेट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग, कितने लिटरेट्स हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग कोविड-19 से इफेक्टेड हुए हैं, तो ये सब होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ये कहलाता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, मीन्स कि इनको हम क्वांटिटी की फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कि हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनको क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे किसी की ब्यूटी, किसी की इंटेलिजेंसी, ये हम इसको क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन उनको हम रैंक्स में ज़रूर एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मोस्ट, लीस्ट, बेटर, इस तरह से हम ज़रूर उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में भी पढ़ा था और प्लूरल सेंस में भी पढ़ा था। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। सम पीपल ऑफन कंसीडर द स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस सेम एज द स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर वन। जो कुछ बच्चे समझते हैं स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल और सिंगुलर सेंस में सेम समझ लेते हैं, बट यहाँ पर देखिए डिफरेंस है और उसको हम इन पॉइंट्स के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस इज मेयरली द न्यूमेरिकल सेट ऑफ डाटा। इन प्लूरल सेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स? सिर्फ न्यूमेरिकल सेट ऑफ डाटा है। न्यूमेरिकल सेट में हमने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, ये है हमारा स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। लेकिन सिंगुलर सेंस में ये वाइडर है, ये एक पूरा प्रोसेस है, कहाँ से, कलेक्शन से लेकर इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा तक का। ठीक है। अब नंबर 2 है प्लूरल सेंस इज इन प्लूरल सेंस इट इज़ डिस्क्रिप्टिव। प्लूरल सेंस में ये डिस्क्रिप्टिव होता है, जबकि सिंगुलर सेंस में ये एनालिटिकल टूल है, ये एक वेरियस मेथड दर्शाता है, उनकी फॉर्म में है। इन प्लूरल सेंस द डाटा इज इन रॉ स्टेट। जो प्लूरल सेंस में सिर्फ रॉ स्टेट में है, हमारे न्यूमरल्स मिल गए, ये है। जबकि जो सिंगुलर सेंस में ये पूरा प्रोसेस डाटा हमें मिलता है, हम उसका सब कुछ करेंगे, सेंट्रल वैल्यूज़ भी निकालेंगे उसकी, और इंटरप्रिटेशन तक का है, एनालाइज भी करेंगे, सब कुछ करना होता है। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का लिमिटेड स्कोप है, जबकि सिंगुलर सेंस में इसका काफ़ी वाइडर स्कोप है। तो ये हमने समझा आज
डेरिवेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स समझा हमने, और दोनों तरह से हमने समझा इसको, सिंगुलर सेंस में भी, प्लूरल सेंस में भी, और हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को समझा। और अब हमने ये समझा डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको भी समझा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी क्वेरी अगर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ऐड करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको रिप्लाई करने की। थैंक यू।